वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शाम को 8 बजे इस लक्ष्मीकांत सीरीज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं मंडे टू सैटरडे आपको 8 बजे मिलता हूं शाम को, और इसमें चर्चा करता हूं लक्ष्मीकांत के उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। मेरे भाइयों, मेरा उद्देश्य यही है कि फ्री में आपको पूरी की पूरी पॉलिटी सिखाना। यूट्यूब की दुनिया में जनरली ऐसा होता है कि आप ऑर्गेनाइज्ड तरीके से और फ्री तरीके से चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं। और यूपीपीसीएस का प्री, आरओ का प्री और मेंस दोनों, बीईओ या कोई भी ऐसा स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम जिसके प्री में इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आती है, उसके लिए ये सेशन आपका इंपॉर्टेंट है। 40 से 50 मिनट का सेशन होता है शाम को 8 बजे। इसको आप अटेंड करा करिए, और साथ ही साथ सुबह 7 बजे एक 20 मिनट शो आता है मेरा पॉलिटी का, जिसमें मैं 4 सवालों में 40 बातें आपको बताता हूँ। तो ये दोनों अगर आप अटेंड करेंगे तो आपको लगभग 60 से 70 मिनट लगेंगे, लेकिन इस 60 से 70 मिनट को आप लगातार अगर 2.5 महीने तक अटेंड करते हैं तो मेरा दावा है कि आपके भीतर पॉलिटी की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। मेरा दावा है कि आप पॉलिटी सीख पाएंगे, और बहुत बढ़िया तरीके से आप पॉलिटी सीख पाएंगे, मेरा दावा है। तो इससे पहले की जो क्लासेज हैं वो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि शुरू से लेकर लास्ट तक जितनी बातें मैंने आपको पढ़ाई हैं। जैसे शुरुआत हुई थी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चला। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद फिर फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चला। फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संघ और उसके राज्य क्षेत्र, नागरिकता और मौलिक अधिकार। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 4A डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड बातें हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग को जो पढ़ना है दैट इज योर यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी संघीय कार्यपालिका। और संघीय कार्यपालिका में सबसे पहला आपका प्रेसिडेंट इधर चलना है, ठीक है। तो इस टॉपिक के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, संघीय कार्यपालिका और संघीय कार्यपालिका में प्रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे सवाल अब तक इससे बन चुके हैं और बनते भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। देखिए, यदि आप यूनियन की बात करें मेरे भाई, तो यूनियन से संबंधित जो प्रोविजन है, यानी संघ से संबंधित जो प्रावधान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहाँ से लेके कहाँ तक किए गए हैं। वो 52 से लेके 151 तक, यानी 52 से लेके 151 तक संघ से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं। और जिसमें संघ में यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघीय कार्यपालिका, यानी संघ में जो संस्था कानून को एग्जीक्यूट कराने का काम करती है, उसे हम संघीय कार्यपालिका कहते हैं। संघीय कार्यपालिका आपका 52 से लेकर 78 तक है। दूसरा यूनियन लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटर या विधायिका या व्यवस्थापिका। संघीय विधायिका, संघीय व्यवस्थापिका, संघीय विधानमंडल, मतलब एक ऐसी संस्था जो संघ में कानून बनाने का काम करती है। उससे रिलेटेड जो डायरेक्ट प्रोविजन है वो 72 से लेके 122 तक है। और मेरे भाई, संघ में जो संस्था कानून बनाने का काम करती है, यानी यूनियन में जो इंस्टीट्यूशन लॉ मेकिंग का काम करती है, उसे आप पार्लियामेंट के तौर पर देखते हैं, यानी संसद के तौर पर देखते हैं। और इसी यूनियन में ही हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी पढ़ेंगे, यानी जुडिशरी का एक पार्ट सुप्रीम कोर्ट। हालांकि पूरी की पूरी जुडिशरी पार्ट 5 में नहीं है। हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट संबंधित जो प्रोविजन है वो संविधान के भाग 6 में किए गए हैं। हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट जैसे जो प्रोविजन है वो संविधान के भाग 6 में किए गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को हम लोग संविधान के भाग 5 में 124 से लेकर 147 तक आप पढ़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है वो पूरे भारत में है। सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार पूरे भारत देश में है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को आप संविधान के भाग 5 में यानी संघ में पढ़ते हैं। और अगला जो पार्ट 5 का टॉपिक है वो है सीएजी, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आपका 148 से लेकर 151 तक है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कहा। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कहा क्योंकि ये आपके पैसे का प्रोटेक्टर है। भारत सरकार अगर कहीं 10 रुपए खर्च करती है तो ये सूंघता रहता है, सूंघ सूंघ के रिपोर्ट बनाता है, रिपोर्ट ले जाके प्रेसिडेंट को देता है। सूंघ के मतलब ऑडिट करके, ऑडिट करता है आपके खर्चे का, भारत सरकार के खर्चों का ऑडिट करता है, ऑडिट करके रिपोर्ट बनाता है, रिपोर्ट ले जाके प्रेसिडेंट को देता है, और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के पटल पर रखता है। तो आपने यहाँ पर ये देखा कि यूनियन, आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में 3 टियर गवर्नमेंट है, यानी त्रिस्तरीय सरकार है। एक संघ सरकार, हालांकि भारत देश में केंद्र सरकार शब्द का प्रयोग कहीं भी संविधान में नहीं किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रयोग कहीं भी संविधान में नहीं किया गया। उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग है वह यूनियन गवर्नमेंट यानी संघ का सरकार। दूसरी आपकी स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार। संघ सरकार को आप पढ़ते हैं पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, संविधान के भाग 5 में 52 से लेके 151 तक।
वहीं यदि आप स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार को आप पढ़ेंगे संविधान के भाग 6 में, यानी पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आप राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे। ये आप पढ़ते हैं 152 से लेके 237 तक, यानी 152 से लेके 237 तक, ठीक है। और तीसरी सरकार भारत देश में है लोकल गवर्नमेंट, यानी स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार दो प्रकार की होती है, जो रूरल स्तर पर होती है उसे आप पंचायत के नाम से जानते हैं, जो शहरी यानी अर्बन स्तर पर होती है उसे नगर पालिका के नाम से जानते हैं। दिस इज द फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव अ 3 tier गवर्नमेंट, फर्स्ट यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। राइट नाउ हम लोग को यूनियन गवर्नमेंट की तरफ बढ़ना है, क्योंकि यूनियन से ही रिलेटेड एक टॉपिक है संघीय कार्यपालिका। तो यूनियन गवर्नमेंट की जो चर्चा है वो संविधान के भाग 5 में की गई है। संघ टाइटल से संविधान का भाग 5 है, 52 से लेके 151 तक। और संविधान के भाग 5 में क्या क्या सम्मिलित है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि संविधान के भाग 5 में यूनियन एग्जीक्यूटिव है 52 से लेके 78 तक, यूनियन लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव है आपका 79 से लेके 122 तक, 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट, 148 से 151 आपका सीएजी, बीच में 123 बच रहा है, तो जज्बाती मत होना कि खोपड़ी फोड़ लेना, ये प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर है, राष्ट्रपति की अध्यादेशीय शक्तियां हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपन को क्या शुरू करना है, सबसे पहले हमें देखना है संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है भाई, तो संघीय कार्यपालिका में शामिल होते हैं प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति शामिल है यानी प्रेसिडेंट शामिल है। प्रेसिडेंट हमारे भारत देश में भारत का संवैधानिक प्रमुख है, हेड ऑफ द स्टेट है, संघीय कार्यपालिका का प्रमुख है। अभी राष्ट्रपति से संबंधित ही प्रोविजन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के बाद दूसरा जो सर्वोच्च अधिकारी है वह उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन उपराष्ट्रपति को उतनी शक्तियां नहीं है जितना बड़ा ये पद है, इसीलिए उपराष्ट्रपति को हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस कहते हैं। पद के अनुरूप शक्ति ही नहीं मिली है, आलोचक कहते हैं इसे हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस। उपराष्ट्रपति को अगर आप देखें तो दो शक्तियां सिर्फ नजर आती हैं, एक वो राज्यसभा को चेयर करता है और दूसरा वो राष्ट्रपति के एब्सेंस में राष्ट्रपति की जगह पर काम करता है। तो संघीय कार्यपालिका में दूसरा व्यक्ति आपका वाइस प्रेसिडेंट है। तीसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का मतलब क्या है, सारे मंत्री, छोटका मंत्री से लेके बड़का मंत्री तक, सारे मंत्री प्लस प्रधानमंत्री को मिलाकर जो टीम बनती है उसी को आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। सारे मंत्री और प्रधानमंत्री को मिलाकर जो टीम बनती है उसी को आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी संघीय कार्यपालिका का भाग है। नेक्स्ट वन इज योर एजीआई यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दैट मीन्स की महान्यायवादी। महान्यायवादी एक केंद्र सरकार का वकील होता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील होता है आपका महान्यायवादी, ठीक है। महान्यायवादी केंद्र सरकार का वकील है, केंद्र सरकार का पक्ष न्यायालय में रखता है। ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज हो नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने योग्य हो। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनने योग्य है उसे महान्यायवादी के तौर पर यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के तौर पर क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, ठीक। तो संघीय कार्यपालिका में सवाल पूछा जाता है, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि संघीय कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित है। तो संघीय कार्यपालिका में प्रेसिडेंट है आपका, वाइस प्रेसिडेंट है आपका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद यानी मंत्री प्रधानमंत्री, और संघीय कार्यपालिका में आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है यानी महान्यायवादी है। इतने लोग संघीय कार्यपालिका का भाग हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ एक बात आपको समझनी है, मैं आपको अपने शब्दों में आपको समझाता हूँ। आप जानते हैं कि यदि आप भारत की बात करें मेरे भाई, तो भारत देश में कार्यपालिका और विधायिका यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के रिलेशन के आधार पर, ठीक है, इंडिया में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के रिलेशन के आधार पर पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय प्रणाली अपनाई गई। संसदीय प्रणाली, अध्यक्षीय प्रणाली, इन सब बातों के बारे में एक चैप्टर अभी आगे चल के आएगा, उसमें हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जो जरूरत है वो हम लोग देख लेते हैं प्री के लिहाज से, ठीक है। इंडिया में आप देखेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय प्रणाली का एक ये लक्षण होता है कि संसदीय प्रणाली में मेरे भाई डुअल एग्जीक्यूटिव होती है, यानी संसदीय प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका होती है। कौन सी कार्यपालिका, संसदीय प्रणाली में ये आप देखेंगे कि दोहरी कार्यपालिका होती है। फर्स्ट वन इज योर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और दूसरा आपका रियल एग्जीक्यूटिव। दोहरी कार्यपालिका ये संसदीय प्रणाली का लक्षण है। दोहरी कार्यपालिका मीन्स एक नॉमिनल यानी नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। कौन सा भाई, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, नाम मात्र की कार्यपालिका, और एक आपका होगा रियल एग्जीक्यूटिव जिसे आप कहते हैं वास्तविक कार्यपालिका, ठीक है।
नाम मात्र की कार्यपालिका को आप डिज्योर एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। लैटिन वर्ड है जिसका मतलब नॉमिनल ही है, और इसे आप डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। क्या डिफरेंस है डिज्योर और डी फैक्टो में? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, अब एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि भारत देश में नाम मात्र की कार्यपालिका आपका प्रेसिडेंट है यानी राष्ट्रपति है। सारे काम राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, शासन संबंधी समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। कार्यपालिका का हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव भी प्रेसिडेंट होता है, लेकिन प्रेसिडेंट क्या इन कार्यों को अपने विवेक से करता है? क्या राष्ट्रपति इन कार्यों को अपने विवेक से करता है? जी नहीं, राष्ट्रपति इन कार्यों को अपने विवेक से नहीं करता है, बल्कि कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, विवेक उसका बेटा नहीं है। विवेक का मतलब, हाँ, अपनी बुद्धि से बिना किसी सलाह के जब कार्य करता है तो वो विवेक की शक्ति कहते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन बनती हैं जब राष्ट्रपति अपने विवेक से कार्य करता है। बाकी सभी मामलों में वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर कार्य करता है, यानी मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। और मंत्री परिषद यानी मंत्रियों की टीम, और मंत्री परिषद का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री है, हेड प्रधानमंत्री है। तो यानी एक तरीके से अगर हम जनरली देखें तो राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम कर रहा है? मंत्री परिषद, और उसका प्रमुख प्रधानमंत्री। विवेक की शक्तियां, वो भी विवेक परिस्थिति जन्य है, सिचुएशनल है। तो परिस्थिति जन्य विवेक छोड़ दिया जाए तो राष्ट्रपति की शक्तियां राष्ट्रपति की स्वयं की नहीं है, बल्कि मंत्रिपरिषद की है। मंत्रिपरिषद की बात को क्या ये मानने के लिए बाध्य होता है? अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये कहता है कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह को मानने के लिए बाध्य है, बस एक बार वापस कर सकता है। कितनी बार? एक बार वापस कर सकता है। और अगर उन्होंने दोबारा भेज दिया तब ये सिग्नेचर करने के लिए बाध्य हो जाता है। इसीलिए राष्ट्रपति नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है ये रियल एग्जीक्यूटिव है, यानी ये आपका क्या है? वास्तविक कार्यपालिका है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से शुरुआत करते हैं? सबसे पहले हम लोग प्रेसिडेंट से ही शुरुआत करते हैं, यानी राष्ट्रपति से हम लोग क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे। तो आपने क्या देखा अभी तक? अभी आपने देखा संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका सबसे पहले अपन को पढ़ना है, और संघीय कार्यपालिका में क्या क्या है? तो संघीय कार्यपालिका में एक तो आपका मंत्री परिषद है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। ठीक है। संघीय कार्यपालिका यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन सम्मिलित है? तो अभी आपने देखा कि संघीय कार्यपालिका में एक तो आपका राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख हैं, ये भारत देश के फर्स्ट सिटीजन हैं, यानी पहले नागरिक हैं भारत देश के, और ये भारत देश का सर्वोच्च पद है। भारत देश का सबसे बड़ा पद जो है वो राष्ट्रपति का पद है। राष्ट्रपति क्या संघीय कार्यपालिका का भाग है? जी हाँ। दूसरा, मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद, ये भी संघीय कार्यपालिका का भाग है, और ये वास्तविक कार्यपालिका है, क्योंकि इन्हीं की सलाह पर राष्ट्रपति को सारा काम करना है। और संघीय कार्यपालिका में कौन शामिल है? संघीय कार्यपालिका में उपराष्ट्रपति भी शामिल है। जी हाँ, वाइस प्रेसिडेंट भी इसका पार्ट है, और महान्यायवादी जो कि संघ सरकार का, केंद्र सरकार का वकील होता है, वो भी संघीय कार्यपालिका में शामिल है। ऐसे भी सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन संघीय कार्यपालिका का भाग है? तो इतने लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट हैं, यानी संघीय कार्यपालिका का भाग हैं। तो सबसे पहले हमें जिसे पढ़ना है वो है आपके प्रेसिडेंट, यानी सबसे पहले हमें राष्ट्रपति की तरफ बढ़ना है, यानी प्रेसिडेंट पढ़ना है। ठीक है। तो यदि आप प्रेसिडेंट की बात करें तो जरा सा ध्यान दीजिएगा, हमारे भारत देश में प्रेसिडेंट क्या है? राष्ट्र प्रमुख है, यानी राष्ट्र का अध्यक्ष है। प्रेसिडेंट कभी चपरासी थोड़ी ना होगा। राष्ट्रपति मतलब राष्ट्र अध्यक्ष। अगर आपसे कहा जाएगा कि राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है, राष्ट्राध्यक्ष कौन है, तो आप क्या कहेंगे? प्रेसिडेंट है। राष्ट्र प्रमुख अगर आपसे कहा जाए राष्ट्र प्रमुख कौन है, हेड ऑफ द नेशन कौन है, तो हेड ऑफ द नेशन भी प्रेसिडेंट है। ठीक है। लेकिन यदि आपसे कहा जाएगा कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट बताइए, सरकार का प्रमुख बताइए, तब आप प्रधानमंत्री बताएंगे। वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख बताइए, तब आप क्या बताएंगे? प्रधानमंत्री बताएंगे, क्योंकि वास्तविक शक्तियां किस में हैं? वास्तविक शक्तियां प्राइम मिनिस्टर में हैं, यानी प्रधानमंत्री में हैं वास्तविक शक्तियां। तो प्रेसिडेंट क्या है? हेड, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द नेशन है। ये भारत देश में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, यानी संवैधानिक प्रमुख है। कैसा प्रमुख है? संवैधानिक प्रमुख है, मींस कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। संवैधानिक प्रमुख यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। ठीक है। प्रेसिडेंट
भारत देश में राष्ट्रपति का पद एक नॉमिनल हेड के तौर पर नजर आता है, क्योंकि सारी शक्तियों का प्रयोग वो स्वयं से नहीं करता है। इसीलिए इसे नॉमिनल हेड या इसे डिज्योर एग्जीक्यूटिव या नाम मात्र का प्रमुख भी इसे कह देते हैं। लेकिन नाम मात्र का प्रमुख कहते कहते कहीं पपेट न बोल देना, कठपुतली भी न बोल देना, ठीक है? क्योंकि कठपुतली बोलना ठीक नहीं है, पपेट बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास कुछ विवेक भी है। विवेक उसका बेटा नहीं है। मैंने कहा ना कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है जब राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करता है, कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है, ठीक है? अब यहाँ राष्ट्रपति से संबंधित यदि आप डायरेक्ट प्रोविजन की बात करें, राष्ट्रपति से संबंधित यदि आप प्रत्यक्ष प्रावधान, तो देखो राष्ट्रपति से रिलेटेड प्रोविजन पूरे संविधान में आपको नजर आएंगे। प्रेसिडेंट की पावर कहीं एक जगह नहीं लिखी है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में बिखरी है, एक जगह समेट के हम लोग पढ़ते हैं उसे पढ़ने के लिहाज से। वैसे प्रेसिडेंट से रिलेटेड प्रोविजन भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन एक जगह कुछ डायरेक्ट लिखा है क्या? तो राष्ट्रपति से रिलेटेड जो डायरेक्ट प्रोविजन आपको नजर आएंगे, यानी प्रत्यय, ये बताने का मकसद ये बिल्कुल ही नहीं है कि राष्ट्रपति से रिलेटेड प्रोविजन सिर्फ यही है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रटना नहीं है कि बस सिर्फ 52 से 62, 52 से 62, 52 से 62 रट लेते हैं आदमी, ठीक है, रट के पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट गड़बड़ा देते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट जो प्रोविजन है वो 52 से लेकर 62 तक है। कुछ अन्य प्रावधान भी प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, बिखरे हुए हैं, ठीक है? यहां पर यदि आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ बढ़ें, तो इससे रिलेटेड सबसे पहला आर्टिकल आर्टिकल 52 है, जो कि इस बात को प्रूव करेगा कि राष्ट्रपति का पोस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ये इस बात को प्रूव करेगा कि भारत देश में एक राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति का पद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट यानी संवैधानिक पद है। कैसे प्रूव करेगा? तो देखिए आर्टिकल 52 ये कह रहा है कि देयर शैल बी ए देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर, इसमें दो बातें निकल रही हैं। पहली बात निकल के ये आ रही है कि एक राष्ट्रपति होगा, और दूसरी बात ये निकल के आ रही है कि भाई भारत के राष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तीसरी बात ये निकल के आ रही है कि भारत के राष्ट्रपति के पद को यानी पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट को बाई कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, यानी संविधान के द्वारा स्थापित किया गया है। ये तीन बातें आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील कर रहा है, आर्टिकल 52 से क्या हो रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ठीक है? इतना समझ गए? चलिए, अब इसके बाद आते हैं हम लोग आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस देख लेते हैं, फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन की तरफ बढ़ेंगे, यानी राष्ट्रपति के इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले हम लोग 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। तो देखो एक बात समझिए, यदि आप आर्टिकल 53 पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति की थोड़ी संवैधानिक स्थिति आपको पता चल जाएगी, ठीक है? इन शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, यानी संक्षेप में संवैधानिक स्थिति पता चलेगी, बाकी पूरी स्थिति तो आपको पूरा प्रेसिडेंट पढ़ने के बाद पता चलेगी। लेकिन इन शॉर्ट यदि आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट देखना चाहते हैं, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति देखना चाहते हैं, तो 53 पढ़ें। 53 कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन यानी संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी प्रेसिडेंट में निहित होगी, और इसका प्रयोग, ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग, इसका प्रयोग राष्ट्रपति संविधान के अनुसार या तो स्वयं, देखो दो बातें हैं, ठीक है, सबसे पहला इसका प्रयोग राष्ट्रपति या तो बाई कॉन्स्टिट्यूशन स्वयं, ठीक है, संविधान के अनुसार स्वयं, इसका प्रयोग राष्ट्रपति संविधान के अनुसार स्वयं या तो बाई कॉन्स्टिट्यूशन स्वयं या अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से। अधीनस्थ अधिकारी मीन्स सबॉर्डिनेट ऑफिसर, ठीक है, या तो
बाई कॉन्स्टिट्यूशन हिमसेल्फ यानी संविधान के अनुसार या तो स्वयं या सबॉर्डिनेट ऑफिसर यानी अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से करेगा। अब यहां सवाल ये उठता है कि ये अधीनस्थ अधिकारी वर्ड क्या है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसे इंटरप्रेट करते हुए कहा कि सबॉर्डिनेट ऑफिसर शब्द में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडेड है। सबॉर्डिनेट ऑफिसर यानी ये अधीनस्थ अधिकारी शब्द में मंत्री परिषद शामिल है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, शामिल है। ठीक है, तो यानी कुल मिलाकर निष्कर्ष के रूप में जाएं तो आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये स्पष्ट कर रहा है कि भाई पूरी की पूरी कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी और जिनका प्रयोग वो या तो स्वयं या मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। सवाल यह है कि क्या मानने के लिए बाध्य है, तो इसके लिए आर्टिकल 74 क्लॉज 1 पे यदि आप रिफर करेंगे तो प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह अनुसार ही कार्य करेगा। बस इनकी सलाह को एक बार रिकंसिडरेशन के लिए यानी एक बार पुनः विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन पुनः विचार के बाद दी गई सलाह को मानने के लिए प्रेसिडेंट क्या हो जाएगा, पुनः विचार के बाद दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाउंड हो जाएगा यानी बाध्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति की एक संक्षेप में कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन आपको नजर आई। इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि राष्ट्रपति नॉमिनल हेड की भूमिका निभा रहा है, यानी राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख की भूमिका निभा रहा है। तो अब तक आपने क्या देखा, अब तक आपने ये देखा कि संविधान के भाग 5 में यूनियन है 52 से लेके 151 तक, जिसमें 52 से लेके 78 तक आप यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसका प्रमुख प्राइम मिनिस्टर है यानी मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी सम्मिलित है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने प्रेसिडेंट के साथ शुरुआत की। प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, नाम मात्र का प्रमुख है। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, संवैधानिक प्रमुख है। प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, भारत का प्रथम नागरिक है। प्रेसिडेंट भारत देश का सबसे बड़ा पोस्ट यानी सर्वोच्च पद है। प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 52 कह रहा है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी भारत का एक ही राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है, संविधान के द्वारा उस पद को सृजित, क्रिएट या कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। ठीक है, स्थापित किया गया है। 53 अभी मैंने आपको बताया कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और उसका प्रयोग वो या तो स्वयं या अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से करेगा। आई होप इतनी बातें आप समझ चुके होंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट पर, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी प्रेसिडेंट के इलेक्शन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मेरे भाई यदि आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन पर आए तो देखिए हमारे भारत देश में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट होता है यानी अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, जिन जिन वर्ड को मैं हाईलाइट करूंगा उन उन वर्ड की तरफ अपनी आप निगाहें गड़ाइएगा। ये नहीं कि आप पूरा चार्ट देखने लगिए, पूरा चार्ट देखने लगेंगे तो निगाहें डगमगा जाएंगी, डगमगा जाएंगी, चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो जिधर मैं हाईलाइट करता चलता हूँ सिर्फ उधर ही अपना ध्यान फोकस किया करिए। प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। यदि आप इलेक्शन की बात करें तो हमारे भारत देश में आपको दो तरह के इलेक्शन नजर आएंगे या कहीं पर भी। एक इलेक्शन डायरेक्ट, डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये है कि जब जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है तो उसे हम प्रत्यक्ष चुनाव यानी डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। ठीक है, दूसरा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट न करके बल्कि इनडायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है तो उसे हम अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। यानी जब जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यानी जनता के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करते हैं तो दैट इज योर इनडायरेक्ट इलेक्शन, इसे हम अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट होता है तो कौन पार्टिसिपेट करता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में मेरे भाई एक इलेक्टोरल कॉलेज भाग लेता है। कौन भाग लेता है, इलेक्टोरल कॉलेज भाग लेता है यानी निर्वाचक मंडल। ठीक है, और इस निर्वाचक मंडल को डील करता है आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 54। ठीक है, थोड़ा सा व्यवहार में देख लेते हैं फिर इधर आते हैं। तो आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल मीन्स राष्ट्रपति के चुनाव में एक ग्रुप है जो पार्टिसिपेट करता है। कौन है जो पार्टिसिपेट करता है, तो इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब मंडल जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। कौन कौन भाग लेता है देखते हैं। तो मेरे भाई पहला लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य यानी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द क्या, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा ये पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, दूसरा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य,
राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य यानी राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ठीक। तो यानी इन्हें आप क्या कहते हैं, एमपी कहते हैं। और कौन से, इलेक्टेड एमपी। ठीक है, इन्हें भी आप क्या कहते हैं, एमपी कहते हैं, वो भी कौन से, इलेक्टेड वाले। ठीक है, साथ ही साथ राज्य पर आ जाते हैं। तो राज्य में दो सदन हैं, एक विधानसभा एक विधान परिषद। हालांकि दोनों सदन हर जगह नहीं होते हैं, विधानसभा हर जगह है लेकिन विधान परिषद हर जगह नहीं है। तो राज्य में जो आपका दूसरा सदन है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है ये लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। अगर और इधर लिखा है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, अगर ना दिख रहा हो तो। और उसके बाद राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मीन्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के निर्वाचित सदस्य, जिसे आप कहते हैं एमएलए। क्या, एमएलए। ठीक है, वो भी इलेक्टेड, ये पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें एक पॉइंट और जोड़ दिया गया 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, 70वें संविधान संशोधन के द्वारा। 70वें संविधान संशोधन के द्वारा एक पॉइंट जोड़ दिया गया कि ये जो दिल्ली और पुडुचेरी है, दिल्ली और पुडुचेरी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा है। तो दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के जो सदस्य हैं, यानी दिल्ली पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हैं, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्टेड वाले। यानी कुल मिला के कौन भाग ले रहा है, यहाँ थोड़ा सा देखिए। एक तो एमपी भाग ले रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी इलेक्टेड, लोकसभा राज्यसभा के। एमएलए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी इलेक्टेड। ठीक है, और एमएलए पार्टिसिपेट कर रहे हैं दिल्ली और पुडुचेरी के, वो भी कौन, इलेक्टेड, दिल्ली और पुडुचेरी के एमएलए। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि निर्वाचक मंडल में वही लोग भाग लेते हैं जिसका चुनाव हुआ हो। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में वही पार्टिसिपेट करता है जिसका खुद का चुनाव हुआ हो। ये सीधा सीक्रेट है ना। जिसका खुद का चुनाव नहीं हुआ है वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो कौन कौन, संसद के सदस्य भाग लेते हैं यानी एमपी, ठीक है, वो भी इलेक्टेड। ठीक है, राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, एमएलए, वो भी इलेक्टेड। ठीक है, प्लस यूटी, यूटी मानी दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, एमएलए यानी इलेक्टेड। तो ये है निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बाय द मीन्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बाय द मीन्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा। कैसे चुनाव होता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा। ठीक है, यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा चुनाव होता है। ये सुन के ही अंग्रेजी और हिंदी दोनों में सुन के बेहोशी आ रही होगी, गजब की हिंदी है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बाय द मीन्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो इसको थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो चीज़ों को आप समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए चुनाव की जो सबसे सिंपल प्रणाली है उसको आप समझते हैं। चुनाव की एक प्रक्रिया है जिसे आप एफपीटीपी सिस्टम के नाम से जानते हैं, बहुल मत प्रणाली के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुल मत प्रणाली जिसे आप एफपीटीपी सिस्टम कहते हैं। इसमें होता क्या है भाई, बहुल मत प्रणाली में ये होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। एक चुनाव का प्रक्रिया ये है, लोकसभा के चुनाव में इस प्रणाली को अपनाया जाता है, विधानसभा के चुनाव में इस प्रणाली को अपनाया जाता है। ठीक है, गांव में आप पंचायतों में देखते हैं कि सदस्यों का चुनाव इस प्रणाली से होता है। इस प्रोसेस में होता क्या है कि इसमें एक से अधिक कैंडिडेट ए बी सी डी, आप जानते हैं भारत देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है। और मल्टी पार्टी सिस्टम में जो है दल तो दल, बहुदल है यानी बहुदलीय व्यवस्था है। निर्दल भी चुनाव लड़ते हैं, निर्दल छोड़ो उटकटवा भी चुनाव लड़ते हैं, है ना। जो वोट काटने वाले हैं वो भी चुनाव लड़ते हैं। तो बहुल मत प्रणाली में जैसे मान लीजिए कि कुल 1000 वोट है, कुल 1000 वोट है। 1000 वोट में ए को मिला 200 वोट, बी को मिला 100 वोट, सी को मिला 50 वोट, डी को मिला 40 वोट, और ऐसे ऐसे करके वोट बढ़ गया। ठीक है, अब ऐसे ऐसे करके वोट बढ़ गया, वोट कटवा वोट काट ले गए, लेकिन जीतेगा कौन इसमें, तो यहाँ जीतेगा ए को 200 वोट मिला। और ए जीतेगा क्यों, क्योंकि ए को सबसे ज़्यादा वोट मिला। एफपीटीपी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला विजयी होता है, चाहे वो 10% पाए, चाहे वो 20% पाए, चाहे वो 5% पाए। यहाँ वोट का कोई परसेंटेज नहीं, वोट का कोई कोटा नहीं होता। बहुल मत प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जहां सबसे ज्यादा वोट पाने वाला विजयी होता है, इसीलिए इसे पहले खंभा छूने की प्रणाली कहते हैं। जैसे एक आदमी है उसको दौड़ा दो,
दौड़ते 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 गया और वहां पर जहां खंभा था वो छू लिया। एक खंभा छूने के लिए दौड़ाया गया था मान लो, तो खंभा सबसे पहले जो छुएगा वो जीत जाएगा। तो सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला जीत जाएगा, जहाँ 10% पाए, जहाँ 20% पाए। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि 1,000 वोट है। 1,000 वोट में पता चला 200 वोट पाने वाला जीत गया और 800 लोग इसे बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। ए को 800 लोग हेट यू बोल रहे हैं, मात्र 200 लोग लव यू बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जीत गया। ये दिक्कत है एफपीटीपी सिस्टम में। यानी एफपीटीपी सिस्टम में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन यानी पर्याप्त प्रतिनिधित्व की संभावनाएं कम होती हैं। यहाँ पर माइनॉरिटीज अल्पसंख्यकों की प्रतिनिधित्व की संभावनाएं कम होती हैं। यही कारण है कि राष्ट्रपति के चुनाव में एफपीटीपी सिस्टम नहीं अपनाया जाएगा, बल्कि राष्ट्रपति के चुनाव में आप देखेंगे कि क्या अपनाया जाएगा, इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के चुनाव में आप ये देखेंगे कि अपनाया जाएगा क्या भैया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मैनर ऑफ इलेक्शन को आर्टिकल 55 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है। और आप ये देखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में यानी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व अपनाया जाएगा। क्या अपनाया जाएगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। दैट मीन्स कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है भाई, समानुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या होता है कि इसमें जिस अनुपात में आपको वोट मिलता है उसी अनुपात में आपको पावर मिलती है। ये चुनाव की एक ऐसी व्यवस्था है, चुनाव की ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था में जिस अनुपात में क्या मिलेगा, जिस अनुपात में आपको वोट मिलेगा यानी जिस रेशियो में आपको वोट मिलेगा, उसी अनुपात में यानी उसी रेशियो में आपको क्या मिलेगी, शक्ति मिलेगी। ठीक है, उसी अनुपात में आपको शक्ति मिलेगी यानी उसी रेशियो में आपको पावर मिलेगी जिस अनुपात में आपको वोट मिलेगा। किस व्यवस्था में, हाँ, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व में। अब आप देखिए कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जनरली आप विश्व में अगर आप देखें, पूरे वर्ल्ड में यदि आप देखें तो दो तरह के सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में दिखाई पड़ते हैं, यानी इसके दो उदाहरण सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व या आनुपातिक प्रतिनिधित्व के वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो दो सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल हैं। दो सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल हैं, एक आपको इजराइल में देखने को मिलेगा जिसे आप लिस्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसे आप सूची प्रणाली के नाम से जानते हैं यानी लिस्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं। लिस्ट सिस्टम यानी सूची प्रणाली, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको इजराइल में देखने को मिलेगा सूची प्रणाली। ठीक है, वहीं अगर आप दूसरा एक सिस्टम समानुपातिक प्रतिनिधित्व का है पॉपुलर, जिसे आप कहते हैं एसटीवीएस सिस्टम। एसटीवीएस सिस्टम यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। क्या, एसटीवीएस दैट इज योर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसे हम कहते हैं एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति। क्या कहते हैं भाई, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, तो ये दो पॉपुलर सिस्टम हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के। ठीक है, ये भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति ये भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, लिस्ट सिस्टम ये भी आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। तो भारत देश में आपको कौन सी प्रणाली सबसे पॉपुलर ये आपको दिखाई पड़ेगी, तो मेरे भाई भारत देश में जो प्रणाली आपको नजर आएगी वो एसटीवीएस सिस्टम नजर आएगी, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम आपको भारत देश में नजर आएगा। ठीक है, लिस्ट सिस्टम भारत देश में आपको नहीं नजर आएगा। क्यों नहीं नजर आएगा, इसके पीछे का लॉजिक है। एक्चुअली होता क्या है कि लिस्ट सिस्टम में जैसे अलग अलग पार्टियां हैं ए बी सी डी, है ना, तो अलग अलग पार्टी है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो क्या है कि ए पार्टी को अगर मान लो कुल मान लो 100 सीट है, ए पार्टी को मिला 60% वोट, बी पार्टी को मिला आपको 40% वोट, सी पार्टी को मिला 20% वोट। ठीक है, माफ करना, बी पार्टी को मिला 10% वोट, सी को 10% वोट, डी को 10% वोट। तो जिस परसेंट में वोट मिला है उसी परसेंट में सीट मिल जाएगी, यानी टोटल 100 सीट है। ए पार्टी को 60% वोट मिला तो ए को 60 सीट है, बी को 10% वोट मिला तो बी को 10 सीट है, सी को 10% वोट मिला, सी को 10 सीट है। देखो जिस अनुपात में वोट मिल रहा है उसी अनुपात में पावर मिल रही है। और मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जिस अनुपात में वोट मिलता है उसी अनुपात में पावर मिलती है। कितनी अच्छी प्रणाली है लिस्ट सिस्टम, लेकिन भारत देश में इसलिए नहीं अपनाया गया क्योंकि भारत देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है।
बहुदलीय व्यवस्था है। अब बहुदलीय व्यवस्था है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, यानी एक से अधिक पार्टियां, वोट बढ़ जाएगी, एक से एक छोटी छोटी पार्टियां हैं, वोट बहुत बढ़ जाएगा, वोट कटवा बहुत है, इसलिए ये नहीं अपनाया गया। बल्कि भारत देश में जो प्रणाली अपनाई गई वो है आपका एसटीवीएस सिस्टम, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से यानी एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति से होता है। कैसे होता है भाई? एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति से इसका क्या होता है? मत पद्धति, ठीक है। एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति से इलेक्शन होता है, से चुनाव होता है। इस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है जीतने के लिए उम्मीदवार को। एक मिनिमम वोट, देखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की एक खास बात है कि आपको मिनिमम वोट प्राप्त करना होगा, एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में। क्या प्राप्त करना होता है? निश्चित कोटा। तो निश्चित कोटे का एक फॉर्मूला होता है एसटीवीएस सिस्टम में। फॉर्मूला ये होता है कि टोटल वैलिड वोट, कौन सा वोट वैलिड है कौन सा इनवैलिड है, इसका निर्धारण इलेक्शन कमीशन करेगा, क्योंकि चुनाव कौन करा रहा है? इलेक्शन कमीशन। तो कुल वैध मत, ठीक है। कुछ पगला बैताल टाइप के लोग होते हैं जो वोट देने जाते हैं तो पता चला नंबरिंग करनी है 1 2 3 4, तो एक 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 करके चले जाते हैं, कहते हैं हम सबको समान प्यार करते हैं। तो ऐसे वोट तो जाहिर सी बात है इनवैलिड हो जाएंगे। तो टोटल वैलिड वोट अपॉन टोटल पोस्ट, यानी कुल पद, ठीक है, +1 ये फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है? ये कोटा का फार्मूला है, यानी इतना प्राप्त करना होगा, ठीक है। इतना वोट प्राप्त करने के बाद ही कोई व्यक्ति विजयी हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता है। अब जैसे आप देखिए कि टोटल वैलिड वोट मान लो x है, ठीक है। टोटल पोस्ट, राष्ट्रपति के कितने पद होते हैं? कितनी पोस्ट राष्ट्रपति की होती है? 10 पोस्ट होती है क्या? नहीं, एक ही होती है। 1+1, ठीक है, +1 मानी x/2 हो गया। x/2 मतलब 50% हो गया। तो 50% +1, 51 मत कहो, 50% +1 कहो, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने के लिए 50% +1 चाहिए। अब जैसे प्रेसिडेंट का चुनाव होता है वैसे राज्यसभा का भी होता है, वैसे विधान परिषद का भी होता है। तो कुछ लोग रट लेते हैं 50% +1 50, नहीं भाई, प्रेसिडेंट में ये चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट में ये चाहिए, क्योंकि एक ही पद है। अब राज्यसभा में पता चला 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है तो यहां 10 लिखेंगे ना, यहां 10 लिखेंगे तो ये बदल जाएगा ना। तो रटो मत कि एसटीवीएस सिस्टम में इतना ही प्राप्त करना है। हाँ, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कितना चाहिए? 50% +1 वोट चाहिए, यानी 50% +1 वोट चाहिए, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने क्या देखा, एक बार रिपीट करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इलेक्शन थोड़ा टफ चीज है। अभी आपने ये देखा कि भारत देश में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे हो रहा है भाई। राष्ट्रपति का चुनाव भारत देश में इनडायरेक्ट हो रहा है। कैसे? प्रेसिडेंट का इलेक्शन भारत देश में इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष हो रहा है, ठीक है, इनडायरेक्ट चुनाव। और दूसरा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से होता है। सीक्रेट बैलेट से होता है यानी गुप्त मतदान से होता है, दिखा के मतदान नहीं दिया जाता है, ठीक है। जब वोट देते समय आप ही को अकेले पता चले कि आपने किसको वोट दिया है तो वो सीक्रेट बैलेट है। जब सबको पता चले, आपकी पार्टी को पता चले, तो वो उसे हम ओपन बैलेट कहते हैं। सीक्रेट बैलेट से होता है। इलेक्शन का प्रोसेस क्या है? प्रोसेस यानी किस पद्धति से इसका चुनाव होता है, किस प्रक्रिया से प्रेसिडेंट का इलेक्शन भारत देश में होता है, तो आप कहेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व से इसका चुनाव होता है। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में कौन से सिस्टम को भारत देश में फॉलो किया जाता है? तो इसे एसटीवीएस में, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति, ठीक है। अच्छा, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में जीतने के लिए क्या चाहिए? इसमें जीतने के लिए एक निश्चित कोटा चाहिए, यानी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जीतने के लिए, किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए एक कोटा चाहिए होता है, यानी एक मिनिमम वोट चाहिए। और मिनिमम वोट फार्मूले पर रखने के बाद कितना आ रहा है? 50% +1 आ रहा है, यानी जीतने के लिए क्या चाहिए? 50% +1 वोट चाहिए, ठीक है। इतना अगर पाएगा तभी, जैसे मान लो कुल 1000 वोट हैं, तो 1000 में अगर 500 हो गया +1 501 हो गया, इतना पाएंगे तभी विजयी हो पाएंगे, नहीं तो नहीं। इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज पार्टिसिपेट करता है, निर्वाचक मंडल यानी कौन लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? एक एमपी भाग लेते हैं, वो भी इलेक्टेड यानी निर्वाचित।
दूसरा एमएलए भाग लेते हैं, राज्यों के विधानसभा के सदस्य वो भी निर्वाचित। तीसरा एमएलए भाग लेते हैं, दिल्ली पुडुचेरी वाले विधायक भाग लेते हैं, वो भी इलेक्टेड, दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य। ध्यान रखिएगा, नॉमिनेटेड मेंबर यानी मनोनीत सदस्य और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर। विधान परिषद के सदस्य और मनोनीत सदस्य प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। फिर से सुनिए, विधान परिषद के सदस्य लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर और दूसरा मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, यानी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, इतना आप समझे? वेरी गुड। एक बात और समझ जाइए, यहां पर एक बात और समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे भारत देश में प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित विवाद का निपटारा कौन कराएगा? तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित अगर कोई भी विवाद खड़ा होता है, कोई भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित विवाद निपटाने का जो पहला और अंतिम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, विवादों का निपटारा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, दिस इज द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, यानी सुप्रीम कोर्ट का ये एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगी। और अगर मान लो चुनाव को शून्य घोषित कर दिया, चुनाव को शून्य घोषित कर दिया, तो उसके द्वारा किए गए कार्य कभी इनफेक्टिव नहीं होते हैं, उसके द्वारा किए गए कार्य कभी समाप्त नहीं होते। जैसे मान लो कोई प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ, 6 महीने तक राष्ट्रपति रहा, निर्वाचन विवाद सुप्रीम कोर्ट ने गया, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन को जीरो कर दिया, तो इलेक्शन को जीरो कर दिया तो 6 महीने तक अगर उसने कोई कार्य किया तो वो जीरो होगा? नहीं। अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाता है, निर्वाचन शून्य होने पर भी कार्य प्रभावी रहेंगे, यानी इलेक्शन डिक्लेयर्ड अगर वाइड, देन एक्ट जो राष्ट्रपति के द्वारा किए गए हैं वो रिमेन इन फोर्स रहेंगे, यानी प्रभावी रहेंगे। और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित कोई निर्वाचन विवाद होता है तो उसका समाधान सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, दूसरा कोई न्यायालय नहीं कर सकता है। ये बात आर्टिकल 71 में लिखी है। दूसरी बात, निर्वाचक मंडल, तो जैसे अभी आपने निर्वाचक मंडल पढ़ा ना, मान लो निर्वाचक मंडल में कोई एमपी की डेथ हो गई है, या मान लो कोई रिजाइन कर दिया है, या किसी राज्य की विधानसभा भंग है। यदि निर्वाचक मंडल अधूरा है, यदि निर्वाचक मंडल अधूरा है यानी इलेक्टोरल कॉलेज अधूरा है, तो क्या इससे राष्ट्रपति के चुनाव पे कोई फर्क पड़ेगा? निर्वाचक मंडल अगर अधूरा है तो इससे राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर निर्वाचक मंडल अधूरा है तो। ठीक है, अधूरा होने पर भी राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर बात? हाँ, चलो अब आ जाते हैं कैसे चुनाव, यानी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। कौन कौन, आपने क्या क्या देख लिया? आपने ये देख लिया प्रेसिडेंट इलेक्शन में, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है ना, ये आपने देखा। कौन भाग ले रहा है ये देखा आपने। ठीक, कौन भाग ले रहा है? एमएलए एमपी। कैसे चुनाव हो रहा है, किस प्रक्रिया से? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के एसटीवीएस सिस्टम से। ठीक है, क्यों, है ना, क्यों प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, डायरेक्ट वाली एफपीटीपी सिस्टम क्यों, ये भी आपने देख लिया कि क्यों प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और प्रेसिडेंट के चुनाव में यानी राष्ट्रपति के चुनाव को कौन करा रहा है, यानी कौन हैंडल कर रहा है, कौन कंडक्ट करा रहा है राष्ट्रपति का चुनाव, कौन कंडक्ट करा रहा है? तो राष्ट्रपति के चुनाव को कंडक्ट कराता है क्या? इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग, ये कंडक्ट करा रहा है। ठीक है, अगली बात, प्रेसिडेंट के चुनाव से रिलेटेड अगर कोई विवाद क्रिएट होता है, अगर कोई डिस्प्यूट होता है, तो विवाद का निपटारा कौन करा रहा है, कौन विवादों का निपटारा कराएगा? सुप्रीम कोर्ट कराएगा। तो ये इतनी बातें आपने देख ली। अब एक बात आपको और समझना है कि जनरली आप पढ़ते हैं कि राष्ट्र कैसे चुनाव हो रहा है, अब ये है क्या चुनाव कैसे? अब आपके मन में एक बार बार ये, सर बताइए ना प्रक्रिया, आपके मन में बार बार आ रहा होगा ना, सर कैसे हो रहा है चुनाव वो समझाइए ना।
चुनाव कैसे हो रहा है ये तो समझ गए, लेकिन एसटीवीएस सिस्टम कैसे चल रहा है ये बताइए, कैसे चुनाव हो रहा है ये बताइए। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पहली बात ये समझिए कि जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनकी वैल्यू ऑफ वोट काउंट होता है, उनका वैल्यू ऑफ वोट काउंट होता है, यानी मतों का मूल्य निकाला जाता है। जो दो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, एक एमपी और एमएलए, एमपी और एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं, उनका वैल्यू ऑफ वोट काउंट होता है। क्यों वैल्यू ऑफ वोट काउंट होता है और कैसे चुनाव होता है, किस तरह से, इसके लिए आपको बने रहना होगा। अब ये छोड़ के जा रहा हूं, क्यूरियोसिटी बनाए रखिए। कल आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे चुनाव होता है। इतना आप समझ रहे हैं, कौन भाग ले रहा है, प्रक्रिया क्या है, इस प्रक्रिया को क्यों लाए, कौन कंडक्ट करा रहा है, विवाद कौन निपटा रहा है, ये आप समझ गए। अब कैसे होगा, कोई कैसे जीतेगा, ये जो प्रोसेस है वो 10 मिनट में कल आपको समझाएंगे। तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको ये सेशन कैसा लगा, और अपने दोस्तों के मध्य शेयर भी करिएगा। इस शो को हिट करना आपकी जिम्मेदारी है। इतनी क्लासेज होने के बावजूद मैं ये फ्री क्लासेज आपके लिए ले रहा हूँ, तो आप लोग का प्रेम अपेक्षित है। अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग इसे अपने दोस्तों के मध्य शेयर करें और इस शो को हिट कराएं। ठीक है, इसके साथ साथ मेरे भाई मैं आपको कुछ सूचना और देता हूँ कि यदि आप हमारे साथ जुड़ के कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पूरी की पूरी कंप्लीट तैयारी यदि आप हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस समय हमारे यहाँ रैंक बूस्टर सीरीज चल रही है, जिसमें फ्लैट 50%, यानी जो भी प्राइस है बैचेज का, किसी भी, चाहे वो प्री का बैच लीजिए चाहे मेंस का लीजिए, इसमें आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट चल रहा है। लेकिन इसके लिए आपको एक कोड लगाना होगा, VL लाइव। कोड आप किसी का भी लगाइए, किसी भी टीचर का, लेकिन टीचर का ही लगाइए, टीचर के कोड से सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। लेकिन अगर आप ये कोड लगाते हैं, VL लाइव कोड जैसे आप लगाते हैं, तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। और किसी भी, जैसे मेरा कोड ही क्यों लगाएं आपके मन में प्रश्न, तो आपकी श्रद्धा भाई, आप किसी का लगाइए, आप किसी का, जैसे मेरा कोड अगर आप लगा रहे हैं तो इससे आपका मेरे प्रति एक प्रेम दिखाई पड़ता है, बाकी और कुछ नहीं है ना। बाकी आप अपनी श्रद्धा अनुसार कोई भी कोड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यदि आप कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, हम एक फाउंडेशन बैच चलाते हैं जिसका नाम है आरंभ, और इस समय आरंभ का 19वां बैच चल रहा है। ये फाउंडेशन बैच मेरे भाई एक ऐसा बैच है जिसमें प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाती है। प्री और मेंस दोनों के लिए 1100 प्लस घंटे पढ़ाए जाते हैं आपको, और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री दिया जाता है। तैयारी में हम आपकी मदद कैसे करते हैं, क्या क्या आपको मिलता है, तो देखिए क्या क्या आरंभ के थ्रू हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो आरंभ एक कैसा बैच है, एक फाउंडेशन बैच है। अब फाउंडेशन बैच है तो जाहिर सी बात है मेरे भाई कि फाउंडेशन बैच में पूरा का पूरा प्री मेंस का सिलेबस आपको कवर कराया जाता है, और प्री मेंस के पूरे सिलेबस में आपको 1100 प्लस घंटे की क्लास होती है। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फ्री रहता है। मेंटोरशिप आपको भी मिलती है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के साथ साथ मेंटोरशिप भी मिलती है आपको। ठीक, और 4 साल की वैलिडिटी। इसके अलावा भले ही आपने फाउंडेशन पढ़ लिया है, लेकिन प्री से पहले रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है और क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है, तो प्री का एक क्रैश कोर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। प्री का एक MCQ कोर्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं जिसमें लगभग 5000 सवाल हैं, और आपके अंदर समझ विकसित करने के लिए NCERT का एक पूरा का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स आपको देते हैं। एक फाउंडेशन कोर्स रिकॉर्डेड में आपको एक्स्ट्रा देते हैं, एक फाउंडेशन कोर्स रिकॉर्डेड में एक्स्ट्रा देते हैं, प्लस मेंस के लिए एक आंसर राइटिंग कोर्स भी एक्स्ट्रा मिलता है। किताबें आपके घर जाती हैं, तो यानी कहने का अर्थ ये है कि टीचर जो किताब सजेस्ट करेगा वो और टेस्ट सीरीज को छोड़ दिया जाए तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें नहीं मिलता। कंप्लीट सारगर्भित अप्रोच के साथ आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि ये खासियत प्लेटिनम बैच की है। एक बैच गोल्ड होता है, गोल्ड में सिर्फ आपको पढ़ने को मिलता है, लेकिन प्लेटिनम में ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड हो जाती हैं। कैसे आप इनरोल कर सकते हैं, तो इसके लिए जाइए गूगल पे लिखिए StudyIQ। ठीक है, अब एक वेबसाइट ओपन होगी www.studyiq.com, इसको आप ओपन करिए। ओपन जब आप करेंगे तो यहाँ लिख कर आएगा पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज।
पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज जब लिख कर आएगा तो पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज में आप क्लिक कर दीजिएगा मेरे भाई स्टेट पीसीएस पर। कहाँ क्लिक करेंगे आप? स्टेट पीसीएस, देखिए ये लिखा हुआ है स्टेट पीसीएस पे। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ यूपी आप ढूंढिएगा, उत्तर प्रदेश पे क्लिक करिएगा। और ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ भी यूपी लिखा रहना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश पीसीएस आरंभ 19 रैंक प्री मेंस इंटरव्यू फाउंडेशन बेस दिख रहा है, यहाँ क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ प्लेटिनम और गोल्ड में डिफरेंस पढ़िए आप इस तरह से। डाउनलोड करके पूरा का पूरा बैच की जानकारी लीजिए। ठीक है, यहाँ ऑप्शन है पूरे बैच की जानकारी के लिए ये पर्टिकुलर प्रोफार्मा आप डाउनलोड कर सकते हैं। 9289996923 ये नंबर देखिए नीचे भी चल रहा है, 9289996923। इस पर कॉल करके आप मेरा नाम बताइए, पूरी काउंसलिंग लीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ बाई नाउ पे क्लिक करेंगे, कूपन कोड लगाने का ऑप्शन आएगा। कूपन कोड में आपको क्या लगाना है आप जान ही रहे हैं कि कूपन कोड लगाने का ऑप्शन आएगा, इसमें आपको लगाना है VL Live। VL Live ये कूपन कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा फ्लैट 50% का। देखो ये है आपका प्लेटिनम की फीस 15,999। तो इस फीस के साथ आप बैचेज में इनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मेरी शुभकामनाएं कि आप सब चयनित हो। नमस्कार।